ओके, नाउ तुम लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली श्वाइजर के पीछे का जो बुक का क्वेश्चन है उसके जैसा नहीं होगा। तुम लोग का बुक में जो एग्जांपल्स दिया हुआ है दैट इज टू एक्सप्लेन यू द कंटेंट। जो बुक का एग्जांपल्स है, दे आर ट्राइंग टू मेक द बुक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट इज वन। दूसरा, बुक के पीछे जो क्वेश्चन है वो काफी सिंपल है। तुम्हारा सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो उस लेवल का नहीं आएगा। तुम लोग के पास बुक के पीछे क्वेश्चंस है, उसके बाद में यू हैव क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस बुक 1 एंड प्रैक्टिस बुक 2। फर्स्ट डे पे बताया था कि ये इज रिलेटिवली इजी, ये रिलेटिवली डिफिकल्ट है। तुम लोग को जब प्रैक्टिस करना है, सपोज क्वांट खत्म हो गया, क्वांट खत्म होने के बाद में प्रैक्टिस बुक 1-2 में 6 पेपर दिया, 3 पेपर, तो ट्राई करना कि इस ऑल्टरनेट पेपर्स करने का या सबका मॉर्निंग कर लिया या सबका आफ्टरनून कर लिया, ताकि 3 मतलब 1.5 पेपर इजी हुआ, 1.5 पेपर डिफिकल्ट हुआ। तीन मॉर्निंग किया तो आधा पेपर हुआ ना 3 का, तो 1.5 पेपर हो गया, और इसका 3 किया तो 1.5 पेपर हो गया। तो 3 पेपर ट्राई करना साथ में प्रैक्टिस करने का, और जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मे बी वन डे 1 पेपर, अनदर डे अनदर पेपर करके कम से कम 4 या 5 पेपर सॉल्व करके जाना है। 6 तो बेयर मिनिमम शुड बी अ 4 और अ 5। ट्राई टू डू 3 पेपर्स विथ योर सब्जेक्ट, एंड 2-3-4 सब्जेक्ट होगा जिसमें मैं बोलूंगा पूरा का पूरा 6 पेपर आज ही कर लो। लाइक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट 1 घंटा में सारा पेपर हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है एंड डिफिकल्ट है, मतलब रिक्वायर्ड है। डेरिवेटिव में बोलूंगा सारा का सारा क्वेश्चन एक बार में कर लो, तो वो चीज कर लेंगे अपने। सो अब अगेन क्लास में अगर अपना कुछ डिफिकल्ट हो रहा है तो ये मत सोचना कि लेवल उतना नहीं आएगा, डिफिकल्ट उतना में भी नहीं आए, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ना, फिर एग्जाम इजी लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल नॉट बी स्कैर्ड, क्योंकि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे उनमें से किस क्वेश्चन देगा, यू विल नॉट बी इन अ प्रॉब्लम। उससे ऊपर तो नहीं आना चाहिए, आना नहीं चाहिए। एग्जाम पेपर मैं सेट करता नहीं हूं और कोई बोल नहीं पाएगा, बट इन जनरल व्हाट वी आर डूइंग इज मैक्सिमम इन डेप्थ जो कर सकते हो, उससे ज्यादा डेप्थ में जाने का पॉसिबिलिटी नहीं है। बिकॉज यू आर प्रूविंग एवरी फॉर्मूला, यूनिटरी मेथड लेवल तक जाके फॉर्मूला को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उससे ज्यादा बेसिक तो नहीं कर पाओगे ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। बट वो सब छोड़ो, मतलब ये समझ सोचो कि श्वाइजर इजी है तो ये क्लास में इतना एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा है, वी आर कवरिंग एवरीथिंग वेरी थॉरली। That's good ना, so don't you think you are confident, more confident on the ground? अगर जल्दी हो रहा है। और बोलो BDY का तुम्हारा भी, ये तुम्हारा हो गया, वही वाला डाउट था, और कुछ एक और क्वेश्चन करते, लेट्स से वील स्टार्ट विद द BDY क्वेश्चन देन वील गेट बैक टू प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम का क्वेश्चन। तो पहला लो, लेट्स से BDY इज इक्वल टू
उसके बाद क्या है? बी वाई क्या होता है बताओ? वो ये वाई होता है। बी वाई क्या होता है? बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड सेमी एनुअल, X% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ₹1 एग्जैक्टली 6 महीना में क्या होगा? उसका इंटरेस्ट पार्ट का डबल हो गया। पता नहीं, करूंगा मन से दिया सब। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो BDY का मतलब क्या है? 4.8%, मतलब 360 डे का 4.8% है। मतलब 90 डे का डिस्काउंट कितना होगा? 90/360 into 4.8, दैट इज 1.2%। यहाँ पे जो 1 में है वो 1.2% डिस्काउंट पे है। इसका मतलब वो आज 0.988 पे होगा। 991 गलत है, 0.988 पे होगा ना। 1.2% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो टाइम 0 पे अगर आपको, मतलब टाइम 90 पर जो बिल फेस वैल्यू 1 का होगा, दैट वुड बी ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.2%। BDY का मतलब यही हुआ ना, 4.8% इज योर एनुअलाइज्ड डिस्काउंट फॉर 360 गिवन इज अ 90 डे बिल। तो 90 डे बिल का डिस्काउंट, बिल वुड बी ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.2%। फॉर एवरी 1 फेस वैल्यू द बिल विल बी ट्रेडिंग एट अ 1.2% डिस्काउंट, राइट? ये आ गया, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ये आ गया एक बार, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। यू नो योर प्रिंसिपल, यू नो योर फेस वैल्यू। अब तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारा P0 P1 पता चल गया, तुमको BY निकालना है, MMY निकालना है। BY देखते पहले, ₹1 कितना बनेगा? 1.988 becomes 1 in 90 day. So ₹1 becomes how much in 90 day time? 1/0.988। 0.988 डालते हो तो 1 बनता है। तो यहां अगर 1 डालोगे तो वो कितना बनेगा? 1/0.988 टाइम्स, राइट? ठीक है, मतलब this is what ₹1 becomes in 90 days. What will it become in 1 year? 365/90. What will it become in half year? To the power half. That is what ₹1 becomes in 1 year. अपने को क्या चाहिए? BY. BY क्या होता है? सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। 1 becomes 1.06, 1.06 स्क्वायर। 1.06 स्क्वायर तुमको EY देता है। इसका मतलब क्या है? 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। BY का मतलब क्या होता है? 1 + BY/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + EY। वही हुआ ना इसका मतलब। ₹1 अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है तो 1.1 + 0.12/2 1.06 स्क्वायर इज व्हाट ₹1 becomes in 1 year, right? That is 1 + EY। या EY इसको 1 माइनस इधर ले आओ, कैसे भी कर लो, जैसे तुमको समझ में आता है वैसे करो। अगर मैं बोलता हूं 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअल, इसका मतलब क्या होता है? 1.06 स्क्वायर माइनस 1 विल बी योर EY। हुआ क्या? एक साथ BY क्या हुआ? 1 becomes 1.06, 1.06 स्क्वायर
मतलब क्या, 1 रुपया इफेक्टिवली 6 महीना में कितना बन रहा है, उसका इंटरेस्ट पार्ट का डबल इज 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. BY इज नथिंग बट X% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. एंड ऐसा क्यों चाहिए हम लोग को? ऐसा इसलिए चाहिए हम लोग को क्योंकि बॉन्ड जो है वो सेमी एनुअल बेसिस पर कूपन देता है. तो मेरा जो यील्ड कैलकुलेट होना चाहिए वो भी सेमी एनुअल बेसिस पे होना चाहिए. सिंस बॉन्ड कूपन सेमी एनुअल दे रहे हैं तो योर कंपाउंडिंग ऑफ कैश फ्लो शुड बी ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस, राइट? इसीलिए बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड इज अ सेमी एनुअल बेसिस यील्ड. तो 1 रुपया 1 साल में इतना होगा, आधा साल में इतना होगा, उसका इंटरेस्ट पोर्शन का डबल इज योर आंसर. तुम लोग को अगर डायरेक्टली करने में तकलीफ हो रहा है तो दिस विल गिव यू EAY, इससे EAY निकलेगा. फिर उसके बाद में वही करना, 1 प्लस EAY टू द पावर हाफ माइनस 1 इंटू 2. फॉर्मूला मगब करना तो ये करोगे कि 1 रुपया 1 साल में इतना बन रहा है, आधा साल में कितना बनेगा, टू द पावर हाफ, उसका इंटरेस्ट पोर्शन कितना हुआ ये, उसको डबल. BY इज नथिंग बट X% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. और अगर कंफ्यूजन होता है ना, जेन्युइनली आई विल एडवाइज, से फॉर एग्जांपल टेक 14% पर एनम रेट, 14% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. उसको लेकर के खुद BY EAY का डेफिनेशन ये डिराइव करो. पहले लिखोगी 1.14 14% per annum compounded semi-annually, then write EAY is equal to what? 1.107 whole square minus 1. नंबर से तो समझ में आ रहा है. उसके बाद सब्सटीट्यूट करो. 1.07 whole square कैसे है? 1 plus 0.07 whole square. 0.07 कैसे है? 0.14 divide by 2. That is BY by 2. Try to derive this formula yourself. 2 बार 3 बार एग्जाम्पल लेके ड्राइव करो, अपने आप होगा सम. छोड़ना मत इसको, मतलब डोंट गिव अप. बोलो क्लियर? देखो ये वाला समझ में आया क्या? इससे आएगा BY का आंसर. बताओ कितना आ रहा है, सबका सेम आ रहा है कि नहीं? 4 पॉइंट तो नहीं आया. अच्छा हाँ 4 पॉइंट ही आएगा, ठीक है. 4.954 आया, सॉरी 4.954 आया. क्या प्रॉब्लम? आंसर सेम आएगा. डेसिमल्स ले रहे हो, 4 डेसिमल प्लेस कम से कम लेके करना. एंड ट्राई करना कि लिखना नहीं पड़े नंबर, कैलकुलेटर पे प्लस माइनस ब्रैकेट लगा लगा के, मतलब यू डोंट हैव टू पुट इन अ नंबर 0.9582 और समथिंग. ट्राई टू यूज कि पूरा का पूरा कैलकुलेटर में डायरेक्टली हो जाए. ये वाला अब तुम लोग के पास तो कैलकुलेटर आ गया. ये वाला अगर कैलकुलेट करना है डायरेक्टली कैलकुलेटर पे, कैसे करेंगे? 0.988 लिखोगे. देखो 1/x करके कैलकुलेटर पे एक बटन है. देयर इज, देखो कैलकुलेटर भी सीखो आप. 1/x करके एक बटन है कैलकुलेटर पे, मतलब जो भी स्क्रीन पे होगा ना उसका रेसिप्रोकल कर देगा. तो 1 डिवाइड बाई 0.988 की जगह 0.988 1/x करूंगा, ऑटोमेटिकली इट्स रेसिप्रोकल. उसके बाद में टू द पावर 365/90 इंटू हाफ करना है. आई नो इट इज 365/180. थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना, हर जगह कैलकुलेटर नहीं यूज करना है. टू द पावर में देखो y/x, 9 के ऊपर में एक बटन है y/x. सो एनीथिंग टू द पावर एनीथिंग करना है, तो एनीथिंग y/x एनीथिंग इक्वल्स टू, सो 2 टू द पावर 4 करना है. सपोज 2 टू द पावर 4, 2 y/x 4 इक्वल टू, दैट इज द आंसर. सो दिस जो भी स्क्रीन पे है ये वाला पार्ट है टू द पावर. लेकिन अब टू द पावर 365/90 करना है, टू द पावर 365/180 करना है, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा. आई वांट टू डू टू द पावर द होल ऑफ 365/180, राइट? ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट दिखेगा नहीं. अनलाइक योर साइंटिफिक कैलकुलेटर यू विल नॉट बी एबल टू सी ब्रैकेट, बट ब्रैकेट प्रेस किया ना, ब्रैकेट खुल चुका है. बार बार मत प्रेस करना, 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट खुल जाएगा. इट वर्क्स दैट वे. 365 डिवाइड बाय 180 इक्वल टू मत करना. ब्रैकेट क्लोज करोगे तो ये ब्रैकेट के अंदर का पार्ट दिखेगा. मतलब अभी क्या हुआ है, सो 1.012 समथिंग वाज देयर, दैट y/x ब्रैकेट ओपन 365/180 किया, ब्रैकेट क्लोज करोगे तो इसका आंसर स्क्रीन पे दिखेगा. इक्वल टू करोगे तो दिस बाय दिस का आंसर दिखेगा. Try and understand your calculator. You will be using this calculator for 3 levels. जितना कैलकुलेटर से दूर भागोगे ना कि नहीं हम लिख लिख के कर लेते हैं, वो वाला काम मत करना. बिकॉज देयर बी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस टू वर्क ऑन द कैलकुलेटर. एंड टाइम है ना, मेंटल मैथ्स करना है तुमको तो ऑप्शन मार्क करने का है, स्टेप्स तो दिखाने का नहीं है. तो फिर एंड एक्यूरेसी बढ़ेगा ना इस पर करने से, क्योंकि 6 डेसिमल प्लेस पूरा रहेगा.
तुम लिख लिख के करोगे तो 2 डेसिमल प्लेस 4 डेसिमल प्लेस लिख के करोगे, एंड जब यूज करना है तुमको फिक्स इनकम पोर्टफोलियो में कैलकुलेटर इतना एक्सटेंसिवली, सो व्हाई नॉट लर्न इट प्रॉपर्ली फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो कैलकुलेटर में कभी भी आलस मत करना। तो ये जो वैल्यू हुआ दिस, ये 2.02 आया, दैट इज ये ब्रैकेट वाला पार्ट। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इक्वल टू प्रेस किया तो आंसर आया 1.024783 -1 इक्वल टू, ये पार्ट आया अंदर का इंटू 2, your answer is 4.9565%. It's 0.049565, that's 4.9565%. अब इंटू 100 करने मत बैठना, हमेशा याद देखो, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, तुम लोग जितना भी सब्जेक्ट है सब में 1 का बेस पकड़ के करोगे इन ऑल द प्लेसेस, एंड 1 का बेस पकड़ के करोगे तो पॉइंट के बाद जो भी आएगा वो तुम्हारा परसेंटेज वाला चीज है। सो गेट कंफर्टेबल कि 0.07 समथिंग इज 7 पॉइंट समथिंग %। समझ रहे हो? थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करो एंड यू विल गेट दैट हैबिचुएटेड, मतलब डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। नहीं समझ में आता है मैथ्स में क्या है, मैथ्स वाला पार्ट में, नॉट एक्जैक्टली मैथ्स, वी आर डूइंग क्वांट्स, बट मैथ्स में, मैथ्स जैसा चीज में क्या होता है ना, होता है तो अच्छा लगता है, नहीं होता है तो इरिटेशन होकर छोड़ने का मन करता है। दैट इज हाउ इट वर्क। फाइनेंस में ट्राई टू लीव द सब्जेक्ट फॉर हाफ एन आवर, गेट बैक टू इट। जो भी प्रॉब्लम होता है गेट बैक टू मी आफ्टर क्लास, बिफोर क्लास, आस्क मी ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। दिस पार्ट इज क्लियर। एमएमवाई कैसे निकलेगा? 0.988 1 डे 90 डे में इतना बनता है, 80 डे में कितना बनेगा? 80/90, दैट इज व्हाट। अच्छा, बाकी रेज करता हूं पहले। सो 1 becomes 1 by 0.988 into 80/90, राइट? मतलब मेरा MMY क्या होता है? P1 minus P0 by P0, नॉट P1, डिस्काउंट नहीं है, रिटर्न है। ये होल्डिंग पीरियड यील्ड आया, होल्डिंग पीरियड यील्ड कितना दिन का आया? खत्म। MMY उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का सिंपल इंटरेस्ट निकालो और उसको 360 डे बेसिस पर, सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पर एनुअलाइज करो। MMY क्या है? इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, बेसिकली होल्डिंग पीरियड यील्ड निकालो, तो 80 डे का HPY निकला ना ये। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद 80 डे। BDY से नहीं कर सकता ना, BDY डिस्काउंट है। तुम यहां पे जो रिटर्न कैलकुलेट किया वो एज अ परसेंटेज ऑफ P0, डिस्काउंट इज अ परसेंटेज ऑफ F, एंड दूसरा वो डिस्काउंट इज फॉर 90 डे कंपाउंडिंग। सुनो, तुमको जो दिया है दैट मीन्स दैट कंपाउंडिंग हैपेंस एवरी 90 डे। मेरे को वैल्यू यहां पे चाहिए, कंपाउंडिंग यहां नहीं होता है, तो मेरे को यहां का रेट अलग से निकालना पड़ा, यहां का वैल्यू टू द पावर 90 80/90 करके। BDY का मतलब क्या है? तुमको सिक्योरिटी कौन सा दिया? 90 दिन का। उसका मतलब एवरी 90 डे यू इन्वेस्ट 0.988 टुडे, यू गेट 1 ओवर हियर। इसका जो रिटर्न मिला है वो 90 डे कंपाउंडिंग के हिसाब से हुआ है। यू विल नॉट गेट 80/90 ओवर हियर। मतलब यहां का जो रिटर्न है 0.988 पे भी कैलकुलेट कर लोगे, उसका 80/90 करोगे तो वो अमाउंट नहीं आएगा यहां पर। 1 बिकम्स इतना ही 90 डे, तो 1 डे में कितना? टू द पावर 1/90, 80 डे में कितना? टू द पावर 80/90। यहां तक कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या दिया है? 0.988 बिकम्स 1 in 90 डे, दैट इज व्हाट इज गिवन। MMY क्या है? होल्डिंग पीरियड यील्ड ऑफ 80 डे। तो पहले बताओ कि 1 रुपया कितना बनेगा 80 दिन में, फिर उसका HPY निकाल के उसको सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पर एनालाइज करो। इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तुम सिंपल इंटरेस्ट नहीं यूज कर सकता। बोलो फॉलोइंग, डाउट है तो बताओ। हाँ, 80 डे पे लेके आए, बात एक ही पड़ेगा। तुम करेगा क्या? तुम करेगा 1 by 0.988 होल टू द पावर 365 by 90। 4.8% तो एक साल में बनता है ना? हाँ, 4.8% एक साल में नहीं बन रहा है। 4.8% इज अ 360 डे एनुअलाइज डिस्काउंट। डिस्काउंट 4.8 डेज 360 डे का है। इसका मतलब ये नहीं है कि, मतलब दिस डज नॉट मीन
कि टाइम 0 से टाइम 360 का 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.952। तुम ये बोल रहा है, तुम बोल रहे हो कि 4.8% 360 दिन का डिस्काउंट है, तुम इसी से नहीं कर सकता क्या? इसका मतलब ये नहीं है दिस BDY इज फॉर अ 90 डे बिल। ये 90 दिन का बिल का BDY है, 110 दिन का BDY कुछ और होगा। अगर तुम 4.8% मान लेते हो, इसका मतलब क्या है? हर एक बिल का BDY सेम हो जाएगा ना। फिर तो तुम बोल रहे हो कि 4.8% अगर 360 डे का है तो तुम्हारे हिसाब से 110 दिन, 120 दिन, 150 दिन कोई भी बिल हो, सबका BDY, क्योंकि तुम तो 360 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, तुम तो एनुअलाइज कर दे रहे, तो हर बिल का BDY सेम हो गया तुम्हारे हिसाब से। इज इट पॉसिबल कि 1 इज इक्वल टू 0.952 टुडे, 360 डेज के बाद का 1? नो, ऐसा होगा तो इफ देयर इज अ 20 डे बिल, 90 डे बिल, 80 डे बिल, हर बिल का एनुअलाइज BDY तो सेम हो जाएगा ना। फिर हर एक बिल का BDY अलग होता है। आप उस पर्टिकुलर बिल का डिस्काउंट निकालो और उसको इंटू 360/n करो। एनुअलाइज करने का लॉजिक ये है कि आई विल बी एबल टू कंपेयर अ 70 डे बिल विद अ 110 डे बिल। हाँ, इंटू 360 इंटू 90/360। हाँ हाँ 90 डे का, हाँ यूनिटरी करते हैं तो 4.8 डिवाइड बाय 360 करते हैं, मतलब हाँ 4.8 इज इक्वल टू 360, मतलब हाँ, क्योंकि BDY इज एनुअलाइज डिस्काउंट ना, और अपने BDY में 360 डे ईयर बेसिस यूज करते हैं। डिस्काउंट है हम लोग को 90 डे का फाइन करके फिर डिस्काउंट करके यस, आई गिव यू अनदर एग्जांपल। 90 डे बिल का BDY इज इक्वल टू लेट्स से 4.8%, जो यहां दिया है। आई गिव यू अनदर बिल, 60 डे बिल। कौन सा बिल सस्ता में मिलेगा तुमको, 60 डे का कि 90 डे का? 90 डे का सस्ता में मिलेगा ना। 90 डे के बाद 1 मिलेगा, उसके लिए आज कितना पैसा दोगे? और 60 डे बाद 1 मिलेगा, उसके लिए आज कितना पैसा दोगे? ऑब्वियसली 90 डे बाद 1 मिलेगा, उसके लिए कम ही पैसा देंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल लॉजिक। लेकिन इसका BDY इज इक्वल टू, ऑब्वियस सा बात है, अगर सपोज मैं ऐसे कर लूं कि इसका बिल, इसका डिस्काउंट देख रहा हूं, तो उस हिसाब से तुम बोलोगे इसका डिस्काउंट तो हैज टू बी लेस डिस्काउंट, इसका डिस्काउंट ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा सस्ता होना चाहिए। तब तो फिर कोई BDY का लॉजिक ही नहीं रहा। लेकिन इसको अगर कंपेरेबल बनाना है, एनुअलाइज करूंगा कि 90 डे का डिस्काउंट जो भी हो, तो मैं एनुअलाइज डिस्काउंट 4.8 है, सपोज इसका एनुअलाइज डिस्काउंट इज 5.0, दिस बिल इज सस्ता होना चाहिए था, ये महंगा ना। इसके हिसाब से देखोगे तो ये चीपर है। नाउ यू कैन कंपेयर दीज। क्यों? क्योंकि दोनों का जो BDY है वो एनुअलाइज्ड है। इसका जो डिस्काउंट है वो 90 डे के हिसाब से डिस्काउंट कितना है? 4.8, 360 दिन का डिस्काउंट है। 90 डे के हिसाब से 1 का चीज 0.982 में मिल रहा है। 1.2% इज द डिस्काउंट फॉर 90 डे। 60 डे का डिस्काउंट कितना है? 5 इंटू 60/360। गॉट इट? दैट इज 1। यहां पे कितना होगा एक बार बताना मेरे को। 5 इंटू 1, 5/16 कितना होता है? 560.833, 99.13, 0.9913, यही आएगा क्या? 0.917, 0.917 है ना। ऑब्वियस सा बात है कि ये वाला बिल इससे सस्ता में बिकेगा। इट इज वेरी ऑब्वियस। आज 0.982 दोगे तो 90 दिन बाद 1 मिलेगा। आज 0.9917 देंगे तो खाली 60 डेज बाद 1 मिलेगा। करेक्ट? तुम लोग बोल रहा है इसका हिसाब से व्हाट यू आर सेइंग इज आज का 1 मतलब 360 डेज के बाद का 1 इज इक्वल टू आज का कितना? 95.952। और इसके हिसाब से वही चीज देखेगा तो ₹1 360 डेज के बाद का इज 0.950। पॉसिबल नहीं है ना। मतलब तुम बोलते हो कि 0.952 दो तो मैं 360 दिन बाद 1 दूंगा, और तुम ही बोल रहे हो कि 0.950 दो तो 360 दिन बाद 1 दूंगा, तो ये कोई खरीदेगा ही नहीं, यही खरीदेगा। टेक्निकली दिस इज गिविंग यू मोर डिस्काउंट, दिस इज द चीपर बिल। अगर इसको कंपाउंड करोगे बार बार 90 डे करके तो 365 डे में तुम्हारा EY क्या आएगा? 0.982, और इसका EY क्या आएगा? राइट? जिसका EY बेटर, दैट बिल इज बेटर।
ज्यादा देना चाहिए ना 90 बिल है तो क्या 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 90 डे बिल है तो बीडीवाई का ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए। नहीं नहीं, बीडीवाई क्या है? 360 डे का डिस्काउंट, और इसका बीडीवाई क्या? ये भी 360 डे का डिस्काउंट है ना भाई। यहां डिस्काउंट इज 1.2% 90 डे का, विच इज मोर देन यहाँ का डिस्काउंट, दिस इज 0.83%। बट देखना तो बीडीवाई जाता है ना, बेसिकली तो स्टार्टिंग में तो बीडीवाई बोलेगा जब हम लोग कुछ बिल खरीद रहे हैं तो बीडीवाई इज दिस, तो अरे टैक्स तो सेकंड वाला हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट, बीडीवाई इज कैलकुलेटेड लाइक दिस। ऐसा थोड़ी है कि बीडीवाई से ये निकालते हैं, तुम्हारा डिमांड सप्लाई इस पे बेसिस पे हो रहा है। यू कैलकुलेट बीडीवाई एंड 1 माइनस बीडीवाई इज द कोटेड प्राइस ऑफ द बिल। मतलब अगर तुम्हारा बीडीवाई 4.28% है तो 90 डे का बिल का प्राइस तुम्हारा स्टॉक मार्केट में देखोगे तो वो दिखाएगा 95.2, बट परचेज प्राइस 95.2 नहीं है, परचेज प्राइस इज दिस 0.982। समझो, 90 दिन का बिल, 60 दिन का बिल, 60 दिन का बिल मतलब 60 डेज बाद पैसा, 90 दिन का मतलब 90 दिन के बाद पैसा। लेकिन ये दोनों रेट जो डिस्काउंट है वो 360 डे का डिस्काउंट दिया है। तो बेसिकली दो शेयर है, हाँ 90 डे का ही 60 डेज का है। हाँ, तो अगर आप बोले शेयर मार्केट में उसका 4.8% में दिखाएगा, ये 5.0% में दिखाएगा, तो इसका कोटेड प्राइस विल बी 95.2, इसका कोटेड प्राइस विल बी 95, दिस विल लुक चीपर। वही बट व्हेन यू बाय, यू विल बाय फॉर 0.9917। परचेज प्राइस ये है, कोट करने का तरीका अलग हुआ। अट्रैक्टिव तो फिर सेकंड वाला लगेगा ज्यादा। बिल्कुल, सेकंड, हाँ सेकंड वाला लगेगा ना, सस्ता लगेगा। हायर बीडीवाई सस्ता, ऑब्वियसली, दैट इज वाई। मतलब क्या हो, तुमको कुछ समझ में आ गया? इसका मतलब तुम देखो 60 डे 90 डे इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है ईएवाई तक, तुमको ऑटोमेटिकली देख के पता चलेगा कौन सा सस्ता चल रहा है, 60 दिन वाला सस्ता चल रहा है कि 90 दिन वाला सस्ता चल रहा है। टेक्निकली बाई करोगे तो ऑब्वियसली 60 वाला के लिए ज्यादा पे करोगे, 90 वाला के लिए कमती पे करोगे, ऑब्वियस। बट ऑन एन एन्युअलाइज्ड बेसिस, एग्जैक्टली, because otherwise you are assuming कि 60 day 90 day your compounding period is 60 day or 90 day or 180 day, it's all the same। 90, वो 90 में कन्वर्ट, डिवाइड बाय 4, और इसमें 60, करेक्ट। बट एक चीज सिंपल है, तुमको ये वाला वैल्यू हैज टू बी, तुम्हारा जितना भी बीडीवाई में डिफरेंस हो, तुम्हारा ये वाला वैल्यू विल बी लोअर देन दिस वन। हाँ, this has to be lower than this one। Annualized देखो, these values might differ। Annualized basis पे कौन सा बिल ज्यादा कमा के दे रहा है वो चेक कर रहे हैं कि कौन सा सस्ता पड़ेगा, कौन सा सस्ता पड़ेगा। फिक्स इनकम में और करेंगे तब फॉरवर्ड रेट्स वगैरह सीखोगे, ठीक है। यहां तक बिल जो है, ये जो रेट्स है उसको एनुअलाइज दिया है ताकि तुम जो बोला अभी कि तुरंत कंपेयर कर सकते, तो देखते ही पता चल रहा है कि ये सस्ता है, दिस इज गिविंग अ बेटर यील्ड। और इसका कोड देखोगे तो 95.2 है, 95, दिस इज सस्ता, आई लाइक दिस वन। परचेज प्राइस इज दिस, दैट विल बी कोटेड प्राइस। फॉलोइंग? ओके टिल हियर। बेस थ्योरम का एक सम करेंगे क्विकली। बुक देखो एक बार, प्रोबेबिलिटी के पीछे का एक आर्टवुड का सम दिया है बॉन्ड के ऊपर, विल डू दैट, देन वी विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। एक बार देखो पीछे, आई रीड इट आउट। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के पीछे में एकदम सम है, मिस्टर आर्टवुड करके एक सम है बॉन्ड का। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है उसका टुवर्ड्स द एंड आओ। देयर इज अ क्वेश्चन, एम आर्टवुड क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल कौन से जगह के बाद क्वेश्चंस में, दिस वन पेज 236 तुम आगे चला गया है, 236 देखो, 193 में उसका पुराना है 193, नया बुक का 193 देखो, मिला एम एटवुड, नया बुक 193, पुराना बुक 236। एम एटवुड का सम दिखा। एम एटवुड, an analyst, has developed a scoring system for bonds and found that if the score from a bond is less than 20, there is a 85% probability that it will default within 5 years. Now let's try and understand scoring system क्या होता है पहले, क्योंकि देखो एथिक्स में भी बहुत क्वेश्चंस आएगा, एथिक्स विल डू फरवरी में,
February first week we will do ethics only. Questions आएगा जहां पे you will need to understand, मतलब बहुत सारा टर्म्स ना पता नहीं होता है, तो इसमें जैसे बॉन्ड क्या है, बॉन्ड का स्कोरिंग सिस्टम क्या है, डिफॉल्ट क्या है, ये भी पता होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू दिस सम. बॉन्ड का स्कोरिंग सिस्टम क्या होगा? सपोज अपने एक बॉन्ड का बात करें. बॉन्ड क्या है? बेसिकली एक लायबिलिटी है कंपनी का. डिवेंचर जैसा सोच लो ना, कंपनी इशू किया, तुम पैसा लगाए कंपनी में, तो अब वो डिवेंचर जो है, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? आज तुम गवर्नमेंट के पास पैसा लगाओगे, पीपीएफ वीपीएफ करोगे, तो गवर्नमेंट तुमको 6-7-8% रिटर्न देगा. तुम कंपनी का बॉन्ड में लगाओगे तो कंपनी तुमको 10-11-12% देगा. तुम अगर तुमको सेम रिटर्न देता है 80% देगा, तो 8% में तुम गवर्नमेंट में पैसा लगाओगे कि कंपनी का बॉन्ड में? गवर्नमेंट का, बिकॉज इट इज सेफर, देयर इज नो रिस्क. कंपनी में रिस्क क्या चीज का है? कंपनी डूब गया तो, मेरा पैसा डूब गया तो, पैसा वापस नहीं किया, प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं पे किया तो, दैट इज द रिस्क, राइट? व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनीज बॉन्ड. नाउ कंपनीज का भी ना बहुत कैटेगरी का बॉन्ड होता है. अच्छे कंपनीज के बॉन्ड होंगे, खराब कंपनीज के बॉन्ड होंगे. अच्छा कंपनी का बॉन्ड होगा, उसके लिए तुम 8-9-10% में मान जाएगा. जो घटिया कंपनी होगा वो ज्यादा रिस्की लगेगा तुमको, कि पता नहीं ये कंपनी देगा कि नहीं, कैसा कंपनी है, तो वो बोलेगा हम 17% देंगे तुमको, तब तुम जाके उसका कंपनी में इन्वेस्ट करोगे. सो हायर रिस्क हायर रिटर्न. तो घटिया कंपनी होगा उसका बॉन्ड खराब टाइप का होगा, जो अच्छा कंपनी होगा उसका बॉन्ड अच्छा टाइप का होगा. अब एक बॉन्ड को जब असेस करते हैं, प्रैक्टिकली सोचो व्हाट हैपेंस. तुम बॉन्ड को असेस करोगे तो कंपनी का डेट इक्विटी कैसा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किया है तुम लोग का 11th-12th में? नहीं, ठीक है. डेट इक्विटी रेशियो पता है, करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी कैसा है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जीपी रेशियो, ये सब. फिर कंपनी के ऊपर कितना कोर्ट केसेस चल रहा है ये चेक कर सकते हो. कंपनी कितना लिटिगेशन वाला चीज में फंसा हुआ है, ऑल कंपनी डूबेगा कि नहीं, कंपनी पास्ट में कभी डिफॉल्ट किया है कि नहीं, ये सब दे सकते हो. ठीक है. सो मतलब बेसिकली बहुत सारा चीजों के बेसिस पर हम लोग ना कंपनी को स्कोर देते हैं. लेट्स से आई गिव देम स्कोर 1 2 3 4, 4 चीज है, मैं इसको आउट ऑफ 25 पॉइंट्स दूंगा. सपोज अगर डेट इक्विटी रेशियो बिटवीन बिलो 2, आई गिव देम पूरा 25 पॉइंट्स. अगर 2 से 3 है, आई गिव इट ओनली 20 पॉइंट्स. ऐसे करके मैं एक स्कोरिंग सिस्टम डिजाइन करता हूं जहां पे मैं इनको रेंज की, कितना लिटिगेशन केसेस है, 10 लिटिगेशन है, 20 है, 25 है, जैसे मैगी का अभी हुआ, नेस्ले का. सो दीज पीपल गॉट इनटू ट्रबल, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स मैं उनको एक स्कोरिंग सिस्टम दे सकता हूं. लेट्स से आउट ऑफ 25 हर एक पैरामीटर पे, मतलब हर एक बेसिस पर उसको एक स्कोर दिया, तो बेसिकली आई विल गेट अ स्कोर आउट ऑफ 100. मैं बोल रहा हूं अब जो बॉन्ड अच्छा होगा उसका स्कोर हाई आएगा, जो बॉन्ड खराब होगा उसका स्कोर खराब आएगा. ठीक है. अभी अपने को पता करना है, अभी अपने को बोल रहा है कि जो बॉन्ड्स का स्कोर इस लेवल के ऊपर गया है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, जो बॉन्ड का स्कोर 80 के ऊपर जाएगा ना, उसका प्रोबेबिलिटी है 85% प्रोबेबिलिटी कि डिफॉल्ट नहीं करेगा. सपोज जिसका नीचे आएगा, देयर इज अ 60% चांस कि डिफॉल्ट नहीं करेगा, मतलब 40% चांस है डिफॉल्ट करने का. मतलब जिसका स्कोर अच्छा, लोअर प्रोबेबिलिटी टू डिफॉल्ट, एंड जिसका स्कोर खराब, लेट्स से हायर प्रोबेबिलिटी टू डिफॉल्ट. उसके ऊपर बेस थ्योरम का लॉजिक दिया है. तो दिस इज अ वेरी बेसिक, मतलब बहुत ही बच्चा टाइप का बॉन्ड स्कोरिंग सिस्टम बताया है. इसमें यू विल हैव 50 क्राइटेरियाज, 20 क्राइटेरिया, 70 क्राइटेरियाज. उसके बेसिस पर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यूज करके तो इसका स्कोर निकालोगे, फिर हर एक स्कोर को रेंज दे दोगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे भी कर सकते हैं कि जो बॉन्ड का स्कोर 90 और 100 के बीच में होगा उसको ए बोलेंगे, 80 और 90 के बीच में आएगा उसको बी बोलेंगे. बॉन्ड को रेटिंग प्रोवाइड करते हैं. अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो इस तरीके से रेटिंग होता है, AAA, AA, BBB, BBB. जो डिफॉल्ट कर गया उसको डी बोलते हैं. तो बॉन्ड को रेटिंग प्रोवाइड किया जाता है. जैसे रिलायंस का एक बॉन्ड है, उसको AA रेटिंग दे दिया. महिंद्रा का बॉन्ड है, उसको BBB दे दिया. टाटा का एक बॉन्ड है, उसको AAA दे दिया. तो बेस्ड ऑन बॉन्ड का स्टडी एंड ऑल करके, ताकि ये क्यों होता है, ये सब, ये क्रिसिल, इक्रा नाम सुने हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है, इक्रा होता है, क्रिसिल इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, केयर होता है, क्रेडिट एजेंसी रेटिंग समथिंग, आई फॉरगॉट केयर का फुल फॉर्म. हाँ, यूबीएस वगैरह भी, वैसे तो बहुत सारा है, बट इन जनरल अगर इक्रा, क्रिसिल, केयर, दीज आर द मेजर रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया. और यूएस का देखोगे तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर और मूडीज करके रेटिंग एजेंसी है. वो बॉन्ड्स को स्टडी करता है और देखता है कि बॉन्ड कितना अच्छा है, कितना खराब है. अच्छा बॉन्ड को अच्छा रेटिंग, खराब बॉन्ड को खराब रेटिंग, ताकि इन्वेस्टर को पता हो कि अच्छा ये रिस्की बॉन्ड है, ये ज्यादा रिटर्न मांगेंगे. कमती रिस्की बॉन्ड, मतलब ये ज्यादा रिस्की बॉन्ड है, ज्यादा रिटर्न, कमती रिस्की बॉन्ड है, कमती रिटर्न. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द बॉन्ड. आज किंगफिशर सपोज जब इशू हुआ था, AA था, उसके बाद में ये सब नॉनसेंस हुआ कंपनी के साथ, कंपनी डूब रहा है, अभी उसका रेटिंग को चेंज करके BBB या C या CCC कर दिया है.
क्योंकि वो कंपनी खराब हो गया, तो इन्वेस्टर को पता चला है कि किस तरह का क्रेडिट रेटिंग है। सो स्कोर्स के, अब ऑब्वियस सा बात है, कौन सा बॉन्ड का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट विल बी हाई? घटे वाला बॉन्ड का। देयर बी लो, अच्छा क्वालिटी है, इसका डेट इक्विटी कम है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, देयर इज वेरी लो चांस कि ये बॉन्ड डिफॉल्ट करेगा। बट देयर इज वेरी हाई चांस कि इस तरीके का बॉन्ड डिफॉल्ट करेगा, लोअर रेटिंग वाला बॉन्ड डिफॉल्ट करेगा। सो बेस्ड ऑन द स्कोरिंग सिस्टम वी हैव बीन गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, उसके बेसिस पर बेस थियरी का सम है। समझ में आया बॉन्ड स्कोरिंग सिस्टम? नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। एम आर्टवुड, an analyst, has developed a scoring system for bonds and found that if the score from a bond is less than 20, there is an 85% probability that it will default within 5 years. अब एक बात बताओ, डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट चाहिए। इसमें बॉन्ड का स्कोरिंग के बाद में पता चलेगा कि डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, या डिफॉल्ट होने के बाद तुम उसको स्कोरिंग देते हो? स्कोरिंग के बाद डिफॉल्ट हुआ ना, तो स्कोरिंग इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ एंड डिफॉल्ट इज योर डिपेंडेंट इवेंट। So, पहला चीज स्कोर ग्रेटर देन 20, स्कोर लेस देन 20, डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट, बोलो राइट। अब बोल रहा है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, अगर स्कोर लेस देन 20 हुआ, मतलब यहां पर इफ लेस देन 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 85। 85 कौन सा है? ये कौन सा? ये वाला। डिफॉल्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इफ योर स्कोर इज लेस देन 20 इज इक्वल टू 85%। लिखने का तरीका ये है, यही बोल रहा है ना कि given that score is less than 20, what is the probability of default? It is what? Conditional probability, right? उसके बाद बोल रहा है if the bond score is greater than or equal to 20, ठीक है, equal to डाल दें यहां पे, doesn't matter। अगर बॉन्ड का स्कोरिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, there is only a 40% chance that it will default within 5 years. So this is 40%, right? So probability of default score greater than 20 is 40. ऑब्वियसली तुम लोग को एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, एग्जाम में खाली ये बना के सम करोगे, ये सब लिखना है। ये सब बार बार इसलिए लिखा रहा हूं सो दैट यू नो हाउ इट इज रिटन, प्रैक्टिस के लिए। और ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यही चाहिए खाली एग्जाम में, खाली ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है गिवन दैट अ रैंडमली चोजन बॉन्ड currently has a 25% probability of a score less than 20। मतलब कोई भी बॉन्ड को रैंडमली उठाओगे, 100 में से अगर एक बॉन्ड को उठाओगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कि वो लेस देन 20 होगा इज इक्वल टू हाउ मच? 25%। कौन सा प्रोबेबिलिटी 25 हुआ? ये वाला, कि अगर रैंडमली कोई बॉन्ड चूज किए उसका स्कोर से कम होने का प्रोबेबिलिटी 25%। ये वाला नहीं लिख रहा हूं, दूसरा कलर से लिखूंगा। अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉन्ड दैट डिफॉल्ट्स विद इन द नेक्स्ट 5 years। मतलब जो डिफॉल्ट कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉन्ड दैट डिफॉल्ट्स, मतलब ये बोल नहीं रहे, ये तो हो रहा है, दिस इज अ फैक्ट, इट डिफॉल्ट्स विद इन द 5 years हैड अ स्कोर ऑफ 20 और हायर। क्या चीज का सम है? बेस का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, क्या चीज का? बेस का सम है। आंसर ये आ रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है। अब बताओ स्कोर ये आया होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या? आंसर के बेसिस पर क्वेश्चंस का प्रोबेबिलिटी। तो डिफॉल्ट का सैंपल स्पेस मतलब ये दोनों का टोटल, और स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मतलब ये वाला पार्ट ऊपर, फेवरेबल आउटकम बाय सैंपल स्पेस। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ये 25 है, ये 40 है, और ये 85 है। हैज टू बी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। उसके बाद 75% को 40-60 में ब्रेक करो, कितना आएगा?
25 को 1585 में डालोगे तो कितना आएगा? हाँ नहीं, वो 1/5 4/5 2080 में होता। बोलो करेक्ट। अब तो करना कुछ नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट? आउट ऑफ 30 एंड 21.25 केसेस में जो डिफॉल्ट हो रहा है उसमें से कितना केसेस में स्कोर ग्रेटर देन 20 था? तुम्हारा आंसर खाली इतना ही है। तुम्हारे एग्जाम के लिए खाली इतना ही करना है तुमको, यही है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि स्कोर 20 से ज्यादा रहा होगा गिवन दैट आंसर में बॉन्ड डिफॉल्ट किया है। बॉन्ड डिफॉल्ट किया है टोटल 30 एंड 21.25 केसेस में से, एंड आउट ऑफ दीज 30 एंड 21.25 केसेस 30 केसेस में बॉन्ड का स्कोर ग्रेटर देन 20 रहा है। क्लियर? ये है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये जो है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ऑफ डिपेंडेंट इवेंट। ये जो है ये पूरा जॉइंट है। दिस वन इज योर जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, दिस वन इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, दिस वन इज योर इंडिपेंडेंट इवेंट का अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये जो दोनों है ये अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट है। हाँ सॉरी, राइट। एंड ये जो आया तुम्हारा ये सॉरी ये ऐसा जो आएगा जितना भी दिस डिवाइड बाय दिस टोटल, दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस, वो क्या है? बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे बेस्ड ऑन डिपेंडेंट इवेंट का आउटकम हुआ क्या है। बोलो फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन से कंडीशनल जॉइंट वॉइंट सब कवर हो जा रहा है तुम्हारा। फॉर्मूला अगर निकालना है अपने क्या बात करते, इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी बोला था PA इंटू PB। इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या बोले थे अपने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB, राइट। यहां पर अगर मेरे को जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये तो डिपेंडेंट इवेंट है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ इससे निकालेंगे ना। 30 क्या किया? PA, लेट्स से इसको PA ले लो। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है ना, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा, ये क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। यू डोंट नीड दिस फॉर्मूला, ये फालतू है, इसका जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं कि यही फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है डिराइव कर करके। तुमको आंसर निकालने से मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो तुम लोग प्रोबेबिलिटी का नहीं कर पाओगे। वंस यू नो हाउ टू मेक दिस, इट्स जस्ट फिलिंग इन द गैप्स। रीड द क्वेश्चन थॉरली, अच्छे से समझ के कि ऐसा होगा तो ये हो रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी ये है, एकदम अपना लैंग्वेज में सोच के इसको ये ट्री बनाओ। वंस यू गेट दिस देन क्वेश्चन इज अ केक वॉक। फिर सिंपल है, फेवरेबल आउटकम बाय सैंपल स्पेस, और कुछ नहीं है। टोटल 100 केसेस था, उसको डिवाइड किया 75-25 में, ये 75 को रेशियो में डिवाइड किया, वो 25 को रेशियो में डिवाइड किया, कुछ देगा सम में, कुछ और कैलकुलेट करने को बोल देगा। क्वेश्चन अच्छा तब होगा जब बेस का आंसर देगा और उसके बेसिस पर बैक कैलकुलेट करके कुछ और मांगेगा। फॉलोइंग, ये दे दिया सपोज 51.25% इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर ग्रेटर देन 20 गिवन अ डिफॉल्ट इज दिस मच। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है, सपोज 75 निकालो। तो तुमको दे दिया दिस बाई दिस इज इक्वल, मतलब 51.25 दे दिया और इसका आंसर दे दिया। ये निकल जाएगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा तो ये भी निकलेगा। और सपोज इन दोनों में से कुछ एक दिया होगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट दिया हुआ तो ये भी निकल जाएगा। मतलब वो कुछ ना कुछ करके तुम्हारा सारा चीज बैक कैलकुलेट होकर फिगर्स निकलेगा बेस थ्योरम में। बोलो क्लियर? देखो सी इफ यू वांट टू टेक दिस डाउन, ले लिया तो ठीक है। वी विल स्टार्ट अ प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग से बुक में, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया बेस थ्योरम का तो बोलो, बिकॉज अपने क्विकली कवर करेंगे इसको, चैप्टर में ये वाला चीज कराया हुआ है। एंड डोंट ट्राई टू मग अप फॉर्मूलाज लाइक दिस। तुम लोग को लिखाया था ना फॉर्मूला लास्ट से, फेवरेबल आउटकम बाय सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी रेंजेस बिटवीन 0 and 1, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, अगर सारा आउटकम का लेंगे दैट इक्वल्स टू 1,
एंड इंडिपेंडेंट इवेंट का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज पी ए इंटू पीबी, एंड यूनियन हो गया पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी इज पे ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है पी ए प्लस पीबी से। बुक्स देखो, निकालो क्विकली। अ फ्यू थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन डन। रैंडम वेरिएबल क्या है? हेड टेल कुछ भी होना, दैट्स अ रैंडम वेरिएबल, इट्स एन आउटकम दैट कैन हैपन। इवेंट क्या है? कुछ करना, कॉइन टॉस करना इज एन इवेंट, वो फालतू चीज है। ऑब्वियसली दे आर नॉट क्वेश्चनिंग यू ऑन दिस नॉनसेंस। फर्स्ट पेज पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब या तो हेड होगा या टेल होगा, दोनों हो नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट उससे चालू करेंगे ना, उसके पहले तक का तो हो गया सब। 158 नया बुक के हिसाब से। उसके पहले तक का तो हो गया ना अपना सब चीज। आई थिंक खाली चेबिशेव इनइक्वालिटी एक छोड़ा है, 2-3 पेज छोड़ा है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद कराऊंगा। ठीक है, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ले लो, दैट इज योर एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एग्जॉस्टिव इवेंट्स टोटल शुड बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट शुड बी बिटवीन 0 and 1, वही दिया है नीचे। उसके बाद 3 तरीके का प्रोबेबिलिटी अनलाइन करना, एम्पिरिकल, प्रायोरी और सब्जेक्टिव। 1 2 3 लिख लो, बेकार थ्योरी पार्ट। नाउ सपोज आई गिव यू, मैंने लास्ट का 10 साल का डेटा एनालाइज किया, वो डेटा कलेक्ट किया, उसका एनालिसिस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। सपोज मैंने बॉन्ड स्कोरिंग सिस्टम ही किया था। लास्ट 5 साल का स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से मैंने देखा कि आई इवैल्यूएटेड 1000 बॉन्ड्स। वो 1000 में से देयर वर 250 बॉन्ड्स जिनका स्कोर वाज लेस देन इक्वल टू 20 एंड देयर वर 750 बॉन्ड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो मैं क्या बोलता हूं, 75% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा और 25% प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, जहां पर आप पास्ट के बेसिस पर, पास्ट डेटा को एनालाइज करके एम्पिरिकल एविडेंस के बेसिस पर आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हो। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? मैं बोलता हूं कि देखो इतना चांस है ये होने का, उतना चांस है ये होने का, सो लॉजिकली ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर करके, मतलब कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग के बेसिस पर यू से दैट द प्रोबेबिलिटी शुड बी दिस मच, नॉट बेस्ड ऑन पास्ट डेटा बट बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अ लॉजिक, राइट। एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो गया, कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, तुम जजमेंटल के बेसिस, जजमेंट के हिसाब से बोल रहे हो कि मेरे हिसाब से ना 80% चांस है, बादल को देख के लग रहा है बारिश होगा, देयर इज एन 80% चांस की बारिश होगा, वो तुम्हारा हो गया सब्जेक्टिव। तुम देखियो कि लास्ट 10 इयर्स पे इस तारीख को, लास्ट 10 इयर्स में एवरी ईयर, तो बेसिकली आउट ऑफ 10, लेट्स से टुडे इज 9 जनवरी, out of 10 9th Januaries in the last 10 years there has been rainfall only on 2 days. That is empirical probability 20%. बादल देख के अपना मनमर्जी से बोल रहे हो, वो तुम्हारा हो गया सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। और बोलते हो कि अच्छा 2 दिन पहले हुआ था, चेन्नई में कल हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, 50 रीजन के बेसिस पे बोलोगे, दैट इज योर प्रायोरी प्रोबेबिलिटी वेयर यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ लॉजिक। इट्स जस्ट थियोरेटिकली नीड टू नो। So that can be empirical probability also. Now, for your past data. There could be some past data, but not exactly. उसको प्रायोरी बोलेंगे, जहां पे आप कुछ रीजनिंग, कुछ लॉजिक मतलब लगा के इधर उधर करके फिर उसके बेसिस पर प्रोबेबिलिटी लगाओगे। ठीक है, उसके बाद odds against odds in favor is very simple. Say for example, there is a 3/8 probability for something. PA is equal to 3/8. मतलब तुम्हारा दो चीज हो सकता है, PA is 3/8, probability of B is equal to obviously 5/8. Suppose दो ही पॉसिबिलिटी, A होने का चांसेस क्या है? आउट देखो, टोटल पॉसिबिलिटीज आर 8, 3 फेवरेबल आउटकम है, अनफेवरेबल कितना है? 5. ऑड्स इन फेवर इज 3:5, मतलब 3 इन फेवर है मेरे चांस में और 5 मेरे अगेंस्ट में है, और ऑड्स अगेंस्ट इज 5:3. सो अगर तुमको ऑड्स इन फेवर बोल दिया, प्रोबेबिलिटी क्या होगा? Odds in favor, odds against कुछ नहीं है. Suppose there is a 1/8 probability of something. Odds in favor is 1:7. 1 favorable for every 7 unfavorable. तो 1 favorable for every 7 unfavorable है, तो total possibilities are 8. Probability होने का क्या है? 1/8. Probability नहीं होने का 7/8. Odds in favor, odds against खाली लिखने का तरीका, उसमें कुछ नहीं है। और नेक्स्ट सेक्शन वही दिया है, odds in favor, odds against क्या होता है?
So odds in favor is basically probabilities of favorable outcomes is to probabilities of unfavorable outcomes. And odds against क्या होगा? Probability of unfavorable outcome is to probability of favorable outcomes. ठीक है? That's your odd against and odds in favor, odds against. Unconditional probability को marginal probability भी बोलते हैं. मार्क करना वो चीज. Unconditional probability मतलब कोई चीज का probability irrespective of anything else. Probability of default. तुम्हारा स्कोर 20 से ऊपर हो नीचे हो डजेंट मैटर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट? दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का टोटल. अब तुम्हारा स्कोर 20 के ऊपर हो नीचे हो डजेंट मैटर. दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट. और ऊपर में क्या था वो 25% 75%. अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट. अनकंडीशनल मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग. जो बीच में था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अगर स्कोर लेस देन 20 हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 60%. दैट इज कंडीशनल कि अगर ऐसा हुआ तो इस चीज का प्रोबेबिलिटी है. अगर तुमने वो अगर वाला कंडीशन नहीं डाला दैट इज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी. मतलब नॉट कंडीशनड अपॉन समथिंग कि अगर ऐसा हुआ तो वो सब कुछ नहीं. नॉर्मल कुछ भी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज दिस. दैट इज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब खाली नॉमेनक्लेचर यू अंडरस्टूड राइट बेस थ्योरम में. एंड अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी. मल्टीप्लीकेशन रूल प्रोबेबिलिटी ए बी. अब वही फॉर्मूला निकाल के दिए देखो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इंटू पी बी. एडिशनल रूल इज पी ए प्लस बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. वो पी ए और बी इज एक्चुअली ए यूनियन बी. पी ए और बी एंड पी ए बी. तुम लोग को इस तरीके से लिखने का आदत है तो लिखना है वहां पे. नोट करना है तो नोट कर सकते हो. टोटल प्रोबेबिलिटी रूल फालतू है, याद नहीं करने का जरूरत है, छोड़ दो. जितना फॉर्मूला करा दिया प्रोबेबिलिटी का उतना काफी है. जॉइंट प्रोबेबिलिटी पी ए बी इज इक्वल टू वापस वही देके रखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनटू अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. बकवास, जरूरत नहीं है ये सबका. ये सारा चीज तुम लोग को आता है. ऑल दीज फॉर्मूलाज यू ऑलरेडी नो. क्वेश्चन देखो तुरंत हो जाएगा. पी आई प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इज इक्वल टू 0.4. Probability of R given I is equal to 0.7. What is the probability of R and I together? Let's see. बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन अपने कर पाते कि नहीं वो देखना है. Probability that the monetary authority is increasing rate is इतना. Probability of recession given an increase in interest rate. इंटरेस्ट रेट के ऊपर रिसेशन डिपेंड करेगा कि रिसेशन के ऊपर इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा? इंटरेस्ट रेट के ऊपर ना, राइट. तो मॉनेटरी अथॉरिटी इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट का प्रोबेबिलिटी 40% देके रखा है. और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया तो रिसेशन का प्रोबेबिलिटी देके रखा है 70%. मतलब आउट ऑफ 100 केसेस 40 केस में इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग. और आउट ऑफ 40 केसेस में आउट ऑफ व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग रिसेशन कितना केस में है? 70%. वही दिया होगा, वही दिया है. यू डोंट नीड ऑल दीज फॉर्मूलाज. बेकार वाला इसको स्किप करना आगे. उसके बाद नेक्स्ट वाला में जाना, वो सम्स हो जाएगा, घर पे प्रैक्टिस करना. प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 3 4s इन वन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 डाइस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब तीनों डाइस में 4 आने का. इट इज नॉट डिपेंडेंट ना, हर डाइस इंडिपेंडेंट है. देयर इज 1/6. देखो 1/6 प्रोबेबिलिटी है इसमें 4 आएगा. 1/6 प्रोबेबिलिटी इसमें 4 आएगा. 1/6 प्रोबेबिलिटी इसमें 4 आएगा. तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है. लॉजिकली सोचो, तुम खुद सोचो. फेवरेबल आउटकम बाय सैंपल स्पेस. देयर आर 6 ऑप्शन. द कॉम्बिनेशन कुड बी 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1. कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है? 6 इंटू 6 इंटू 6 पॉसिबिलिटीज. सैंपल स्पेस क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम क्या है? ओनली 1 पॉसिबिलिटी 4 4 4. से फॉर एग्जाम्पल बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 1 डाइस में 4 आएगा? 4 आएगा. सपोज आई आस्क यू, सपोज ना, छोड़ो ना, 11 12 का क्वेश्चन पूछ रहा हूं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 3 डाइस एक साथ रोल किया, उसमें से खाली 1 डाइस में 4 आएगा? एक में 4 चाहिए तो 1/6 केस में आएगा. बाकी दोनों डाइस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 5 6 एंड 5 6. दूसरा लॉजिक समझो. 6 इंटू 6 इंटू 6 इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. एक को 4 पकड़ा, कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है 4 के साथ? हाँ, मतलब 4 के बाद 5 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना. 4 के साथ 1 2 3 4 5 कुछ भी. एंड वो हर एक 1 के लिए 1 2 3 4 5, 2 के लिए 1 2 3 4 5. तो हर 5 के लिए 5 कॉम्बिनेशन है. तो 5 इंटू 5 25. उतना केसेस में आएगा ना.
डन। तो हम लोग तो स्कूल में इतना फॉर्मूला करके कराता था। 3 क्यों होगा? वो नहीं लेगा तुम। यू विल नॉट कंसिडर कि फर्स्ट डाइस, सेकंड डाइस, थर्ड डाइस अलग। एनीवन भी तो आता है ना, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा फर्स्ट डाइस तो हम लोग फर्स्ट में लेंगे, बट अगर एनीवन हो तो फर्स्ट में से सेकंड में। तुम सोचो ना 36 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। 111 इज 1 ओनली। 141, 414 अलग अलग है। 414 मतलब 414 एंड 144 विल बी अलग, दोनों काउंट किए अपने सैंपल स्पेस में। 414 एंड 444 हैज बीन 4। एक सेकंड बता रहे, एक सेकंड को। 414, 144 इज काउंटेड। सो 4 के साथ 5 5 5 16 इंटू 56 इंटू 56 इंटू 3 होना चाहिए। हाँ इंटू 3 होगा, इंटू 3 होगा। क्योंकि आई हैव इंक्लूडेड 414 एंड 441 अलग है। इसका यूज करके इसको स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के तो कैसे निकलेगा? राइट? $12.7 कितना है? 15 12 8 बस। प्रोबेबिलिटी इंटू x माइनस एक्स बार, प्रोबेबिलिटी इंटू x माइनस एक्स बार, प्रोबेबिलिटी इंटू x माइनस एक्स बार स्क्वायर। 0.5 स्क्वायर नहीं होगा, ये इसका स्क्वायर है खाली। एक्सपेक्टेड वेरिएंस निकाल सकते हैं ना, ये क्या आएगा? ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट नहीं किया, दिस इज एक्सपेक्टेड वेरिएंस, दिस इज एक्सपेक्टेड वेरिएंस। Okay till here? Abhi, let's move on to another concept. देखो अभी तक जो पढ़ रहा था तुम लोग, मीन मीडियन मोड पढ़ा, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, ये सब पढ़ा, स्क्यूनेस पढ़ा, कर्टोसिस पढ़ा, ये सब एक ही डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। से फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का ले लो, या टिस्को कोई एक स्टॉक उठा लो, जुबिलेंट फूडवर्क कोई स्टॉक उठा लो, कोई भी एक स्टॉक उठा लो, या निफ्टी ले लो, कोई इंडेक्स ले लो, निफ्टी है, सेंसेक्स है, कुछ भी ले लो। हुआ क्या? अच्छा एवरेज रिटर्न इतना, एवरेज से वो इस तरीके से वेरी करता था, वो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। उसके बाद डू यू हैव एन एक्सट्रीम इवेंट, एक्सट्रीम नेगेटिव या एक्सट्रीम पॉजिटिव, वो स्क्यूनेस आ गया। इज देयर अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मैं एक्सट्रीम इवेंट्स पे लाई करूंगा, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज पे लाई करूंगा, कि देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी दैट वो स्प्रेड आउट इवनली रहेगा, उससे कर्टोसिस पता चला। तो अभी तक जो भी चीज का डिस्कशन हो रहा था दैट वाज ओनली अबाउट वन डिस्ट्रीब्यूशन, या तो एसबीआई का स्टॉक या निफ्टी या कोई एक चीज के बारे में। व्हाट इफ आई वांट अ रिलेशन टाइप का चीज? अगर मेरे को दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का रिलेशन चाहिए, देन व्हाट? सपोज एसबीआई इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका स्टॉक प्राइस है, ठीक है। आई वांट टू कंपेयर कि एसबीआई और इंटरेस्ट रेट कैसे मूव करता है आपस में। मतलब इंटरेस्ट रेट जब 4% था, एसबीआई का स्टॉक प्राइस 240 था, इंटरेस्ट रेट 8.4 कर दो, 8.6 हुआ तो एसबीआई का प्राइस रिड्यूस टू 231। जब इंटरेस्ट वापस बढ़ा 8.9 हुआ, तब इसका प्राइस गिर के 210 हो गया।
अब इंटरेस्ट रेट को कट करके 7.5 किया तो उस समय इसका प्राइस बढ़ के 246 था। सो जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3 करके मैं 250 डेटा कैलकुलेट किया, ठीक है, हर एक एसबीआई, मतलब जनवरी 1 का एसबीआई, जनवरी 1 का इंटरेस्ट, जनवरी 2, जनवरी 2, यू कैन नॉट मेस दैट अप, ठीक है। इसका एवरेज प्राइस, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्यूनेस की एक बहुत ही मैक्सिमम या बहुत ही वियर्ड वैल्यूज हुआ, एक्स्ट्रा पॉजिटिव, एक्स्ट्रा नेगेटिव, और वही चीज इसके साथ भी कर सकते हो, करेक्ट। वो तो वन डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज वन डिस्ट्रीब्यूशन। एसबीआई का डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज कि तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज मेरे को दोनों चीज को कंबाइन करके स्टडी करना है, मतलब मेरे को ये जानना है कि जब एसबीआई, देखो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है एसबीआई गिरा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा एसबीआई गिरा, जब इंटरेस्ट रेट गिरा एसबीआई बढ़ा। आई वॉन्ट टू फाइंड एन इक्वेशन, सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड एन इक्वेशन कि एसबीआई इज इक्वल टू लेट्स से 200 प्लस 5 टाइम्स इंटरेस्ट रेट और माइनस 5 टाइम्स इंटरेस्ट रेट। तो जब इंटरेस्ट रेट 8% है तो एसबीआई का प्राइस कितना है, इसको 200 की जगह 300 कर देता हूं सपोज, मतलब इंटरेस्ट 8% है तो एसबीआई कितना हो, 300 इंटू 5 इंटू 8 40, मतलब 260। जब रेट 9 हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, तो वैल्यू कितना होना चाहिए, सपोज को 15 ज्यादा हो जाएगा, 5 ही रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, 5 इंटू 45 तो वैल्यू 255 हो जाएगा जब रेट 9% होगा। मतलब आई वॉन्ट एन इक्वेशन, इजंट देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन एसबीआई एंड इंटरेस्ट रेट, इनवर्स है लेकिन रिलेशन है। मेरे को सपोज रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो आपका मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑल इज नॉट गोइंग टू हेल्प। व्हाट विल हेल्प इज कोवेरियंस या कोरिलेशन। मतलब ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन का मतलब है फॉर एवरी 1 यूनिट राइज इन इंटरेस्ट एसबीआई फॉल्स बाय 5 यूनिट्स, फॉर एवरी 1 यूनिट राइज इन इंटरेस्ट एसबीआई फॉल्स बाय 5 यूनिट्स। इसका मतलब यही है ना इक्वेशन का, फॉलोइंग। इस तरह का इक्वेशन फॉर्म करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है रिलेशन क्या है। पहले तो ये बताओ कि एसबीआई बढ़ता है तो रिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा गिरता है। यहां पर गिरता है, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट दैट, एंड उसके बाद एक बढ़ता है तो दूसरा कितना बढ़ता है, एक गिरता है तो दूसरा कितना गिरता है, आई वांट टू फाइंड आउट दैट, राइट। दीज आर द थिंग्स आई एम लुकिंग एट। उसके लिए व्हाट वी स्टडी इज कोवेरियंस, कोरिलेशन। ये इक्वेशन पे बाद में आऊंगा वापस। तो इसका कोवेरियंस निकालने के लिए व्हाट वी डू इज द फॉर्मूला इज, तुम लोग का फॉर्मूला किया हुआ है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन। ये फॉर्मूला किया था तुम लोग कोवेरियंस का। एक्सपेक्टेड कोवेरियंस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी वेटेड एक्स माइनस sigma p which is 1, यही होगा ना। बोलो, क्लियर क्लियर। एक एक का, इसका प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी, हर एक इवेंट का ना, x1 x2 x3 सबका प्रोबेबिलिटी p1 p2 p3 होगा। We'll do a sum also on this, don't worry. बोलो ठीक है। उसके बाद try and understand a few things. Say for example, तुम 20 minus 25 किया and यहाँ पे 15 minus 12 किया, तो हुआ क्या, वैल्यू कितना आएगा, 20 minus 25 is what, 5 minus 5 into 3 minus 15। यही चीज को परसेंट को अगर मैं डेसिमल में करके करूंगा तो -0.0015 आएगा। मतलब कोवेरियंस डिपेंड्स ऑन यूनिट। कोवेरियंस का यूनिट क्या है, यूनिट स्क्वायर। 25 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर इज 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर इज 2.5 टाइम्स। 25 किलोमीटर से 10 किलोमीटर माइनस करोगे 15 किलोमीटर आएगा, 25 किलोमीटर को डिवाइड करोगे 10 किलोमीटर तो 2.5 गुना डिस्टेंस आएगा। दैट डज नॉट हैव यूनिट्स, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यूनिट कैंसिल होता है डिवाइड मल्टीप्लाई में। किलोमीटर, 5 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। फॉलोइंग, 5 किलोमीटर माइनस 1 आवर कर ही नहीं सकते, नहीं वर्क करेगा। समझ में आ रहा है? कोवेरियंस क्या है, यूनिट स्क्वायर हो गया ना, यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट स्क्वायर।
25% स्क्वायर, 15% स्क्वायर, कोवेरियंस में प्रॉब्लम है। कोवेरियंस अगर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब एक चीज बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक चीज गिरता है तो दूसरा गिरता है। कोवेरियंस पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप, और कोवेरियंस नेगेटिव मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। लॉजिक क्या है? अगेन 1 2 3 4 5 एंड सपोज 10 20 30 40 50, इसका कोरिलेशन क्या है? एकदम डायरेक्ट है, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है। इसका एवरेज क्या है? दिस। अब देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। अब ये माइनस ये है तो सोचो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, कोवेरियंस क्या आएगा? पॉजिटिव। इसी चीज को उल्टा तरीके के लिए से लिख के दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 50 40 30 20 10, एवरेज ये है। x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार करोगे, दिस माइनस दिस माइनस दिस, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव। सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या होगा? इवेंचुअली योर आंसर शुड बी व्हाट? नेगेटिव। अगर उल्टा डायरेक्शन में है, उल्टा डायरेक्शन मतलब क्या है? तुम जब कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज करते ना, x1 माइनस एक्स बार, y1 माइनस वाई बार, मतलब एक बढ़ा हुआ है तो एक घटा हुआ है। मतलब तुम एवरेज के कंपैरिजन में करोगे तो एक एवरेज के ऊपर होगा, एक नीचे होगा हमेशा। तो दोनों का डिफरेंस को मल्टीप्लाई करोगे, साइन बिकम्स इंपॉर्टेंट। एसडी में साइन इज गॉन, स्क्वायर्ड। एसडी में तो अपने डिविएशंस देखते हैं एवरेज से, तो साइन तो गया, इट्स स्क्वायर्ड अप। यहां पर डिविएशंस नहीं देखते, यहां पर मेरा मीन के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू इसका मीन के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है। एक मीन से बड़ा एक मीन से छोटा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में वर्क कर रहा है, राइट। तो कोवेरियंस नेगेटिव मतलब उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोवेरियंस पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोवेरियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, आज तुम ये 1,50,00,000 है, तुम इसको 1,50,00,000 लिखेगा तो कोवेरियंस बहुत बड़ा नंबर आएगा। वही फिगर को हम इन लैक्स कर दिया तो फिगर छोटा आएगा। तो मतलब इफ आई टेल यू कोवेरियंस इज 100 और इफ आई टेल यू कोवेरियंस इज 1 लाख, यू कैन नॉट से कि कोवेरियंस मतलब कितना स्ट्रांगली रिलेटेड है दोनों एसेट। यू कैन नॉट से कि कितना स्ट्रांगली एसेट रिलेटेड है। और दूसरा उसका यूनिट इज देयर, यूनिट स्क्वायर, यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन याद करो, क्लास में जब स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस कराया था तब बताया था कि वेरिएंस को स्क्वायर रूट क्यों करते हैं टू स्टैंडर्डाइज, बिकॉज वेरिएंस का यूनिट क्या होगा? x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर्ड। यूनिट स्क्वायर्ड इज द यूनिट ऑफ वेरिएंस। उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। बोलो फॉलोइंग, क्लियर? सो कोवेरियंस को स्टैंडर्डाइज करने का तरीका क्या हुआ? कोवेरियंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा एक्स वाई भी लिखते हैं इसको, क्योंकि सिग्मा एक्स का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स है, और ये एक्स वाई कर दोगे तो उसको कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बोलेंगे। दैट इज इक्वल टू, सॉरी क्या लिखा, इसको रो से डिनोट करते हैं। आर इज कोरिलेशन। कोवेरियंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए अपने कोवेरियंस को डिवाइड करते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से। तुम देखो यूनिट यूनिट कट जाएगा, यूनिट इंटू यूनिट। यहां पे लाइक सपोज परसेंटेज परसेंटेज बाय परसेंटेज परसेंटेज कट गया। कोरिलेशन विल ऑलवेज रेंज बिटवीन -1 and 1। ये सब किया है तुम लोग 11-12 में स्कूल में। कोरिलेशन इज इक्वल टू -1 से 1 के बीच में। आई विल एक्सप्लेन यू अ फ्यू थिंग्स, बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर 2 मिनट थोड़ा सा होल्ड करना। Say for example, if you have a data like this, अगर इस तरीके का स्ट्रीम है दैट इज कोरिलेशन इज इक्वल टू 1। अगर इस तरीके का स्ट्रीम है दैट इज कोरिलेशन इज इक्वल टू -1। अगर इस तरीके का स्ट्रीम है कोरिलेशन इज लेट्स से 0.8 प्लस। अगर कोरिलेशन इज लेट्स से 0.4 and 0.8 के बीच में, यही चीज इस तरीके से होता तो -0.8 और -0.4 0.8 के नीचे होता। इसको परफेक्ट कोरिलेशन बोलेंगे।
परफेक्ट पॉजिटिव, ये परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, भूल रहा हूं। हाई कोरिलेशन, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, क्या बोलते हैं इसको बताओ, शुड बी नोइंग। नहीं यार, highly correlated. relatively something, high correlation बोलेंगे, this is high correlation, this is relatively low correlation, this is zero correlation, तो scatter plot हो गया normal। अब एक बात समझो, एक बार लिखना छोड़ दे, एक बार ये इक्वेशन देखो। लेट्स से आई गिव यू एन इक्वेशन y is equal to b0 7 minus 7 plus 2.8x, ठीक है। यहां पर क्या है, इक्वेशन है y और x के बीच में। y का वैल्यू डिपेंड्स ऑन x का वैल्यू, SBI का प्राइस डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट डज नॉट डिपेंड ऑन SBI का प्राइस, ठीक है। मैंने एक इक्वेशन निकाला कि y is equal to 7 plus 2.8x का मतलब जब x 0 है y is equal to 7, जैसे जैसे एक यूनिट x बढ़ेगा y will increase by 2.8, जब x एक यूनिट बढ़ेगा y 2.8 बढ़ेगा ना, x 2 है तो y इतना होगा 7 plus 2.8 into 2, 2 को 3 करोगे तो x 2 से 3 होगा तो y 2.8 बढ़ रहा है ना। फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन x, y is increasing by 2.8 units, right? This is okay. Try and understand. इसमें भी यही इक्वेशन आएगा, इसमें भी एक्चुअली इसका इक्वेशन निकालोगे तो इसका एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे अपने, और उसको भी अपने इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। कोरिलेशन इज 0.8। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बी वेरी केयरफुल। अगर x 1 यूनिट बढ़ता है तो y हमेशा 2.8 यूनिट बढ़ता है, अगर x 1 यूनिट गिरता है y हमेशा 2.8 यूनिट गिरता है, नॉट लेस देन 2.8, नॉट मोर देन 2.8। इस इक्वेशन का बात करोगे, x 1 यूनिट बढ़ेगा y 2.8 यूनिट गिरेगा, और x 1 यूनिट अगर गिरेगा तो y 2.8 यूनिट बढ़ेगा। ये क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा पता है? इसका मतलब x 1 यूनिट बढ़ता है तो y कभी 2.6 बढ़ता है, कभी 2.7, कभी 2.8, कभी 2.9, कभी 3, एक नैरो रेंज में। इट इज नॉट अ परफेक्ट कोरिलेशन। मतलब ऐसा नहीं, मतलब क्या है कोरिलेशन का मतलब क्या है? x और y का रिलेशन। ये क्या है? x का चेंज डिटरमिन्स चेंज इन y, चेंजेस इन x इंटरेस्ट में कैसे चेंज होगा वो डिटरमिन करेगा कि एसबीआई का प्राइस कितना और कैसे चेंज होगा। यही मतलब हुआ ना कोरिलेशन का, ये इक्वेशन का मतलब यही हुआ। अपने दो अलग अलग वेरिएबल x और y के बीच में रिलेशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि x अगर चेंज होता है तो y में किस तरीके से कितना क्या चेंज होगा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, राइट। यहां पर अगर x में 1 यूनिट का चेंज होगा, y में हमेशा 2.8 यूनिट का चेंज होगा। दैट इज कोरिलेशन 1। इसका मतलब कोरिलेशन 2.8 नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर x में 1 यूनिट चेंज होता है, y में हमेशा अगर सेम ही चीज का चेंज होगा, दैट इज कोरिलेशन 1। क्यों? 100% चेंज इन y इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय x। कोरिलेशन कम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि x में चेंज होगा तो y में चेंज कमती होगा। y में चेंज विल नॉट बी एग्जैक्ट। कोरिलेशन इज नॉट परफेक्ट, मतलब x एंड y आर नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड, एक दूसरे को 100% डिटरमिन नहीं कर रहा है। कभी 2.6, कभी 2.7, कभी 2.8, कभी 2.9, मतलब एक नैरो रेंज में उसके आसपास बढ़ता है, कभी थोड़ा ज्यादा, कभी थोड़ा कम। एक्चुअल वैल्यूज आर अराउंड द लाइन। और जब कोरिलेशन और कमती हो गया, लाइन बनाओगे तो कभी 2, कभी 3.5, कभी 3.7, कभी 4.2, मतलब वो 2.8 से और ज्यादा वेरिएशन बढ़ रहा है। मतलब x इज नॉट बीइंग एबल टू डिटरमिन y का वैल्यू मोर एक्यूरेटली। कोरिलेशन क्या बता रहा है कि x जितना चेंज होता है y हमेशा उतना ही चेंज होगा। कोरिलेशन 1 डज नॉट मीन कि x 1 यूनिट चेंज होगा तो y 1 यूनिट चेंज होगा। दिस इज b1, दिस इज व्हेन यू राइट दिस इक्वेशन b0 प्लस b1x। x 1 यूनिट चेंज होगा तो y कितना चेंज होगा वो b1 बताता है, कोएफिशिएंट। x 1 यूनिट चेंज होगा तो y हमेशा b1 चेंज होगा कि नहीं, वो कोरिलेशन बताता है। अगर कोरिलेशन 1 है तो x का 1 यूनिट चेंज से y विल ऑलवेज चेंज बाय b1। अगर कोरिलेशन जितना कम होगा वो b1 उतना इनएक्यूरेट होता जाएगा। बोलो अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कोरिलेशन। ये जो लाइन फॉर्म करने का तरीका होगा ना, जिस तरीके से इक्वेशन निकलता है b0 प्लस b1x, उसको रिग्रेशन बोलते हैं। 11-12 में यही कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ा था मैथ्स में। Correlation is when you are trying to find out a relationship between two variables.
अगर एक वेरिएबल दूसरा को एकदम परफेक्ट लाइन फॉर्म कर सकते हो, मतलब ये जितना चेंज होगा हमेशा y उतना ही से चेंज होगा, दैट इज परफेक्ट कोरिलेशन। उल्टा डायरेक्शन में हमेशा उतना ही होगा, दैट इज परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, लो पॉजिटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। Basically, you are not going to be able to form an equation of x and y if your correlation is zero. इसी B1 का फॉर्मूला इज RxY डिवाइड इनटू सिग्मा y by sigma x। मतलब कोरिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग, वो सब करेंगे आगे, रिग्रेशन आएगा तुम्हारा लेवल 2 का क्वांट्स में। ये लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो लेवल 2 का क्वांट्स में आएगा, बाकी पोर्टफोलियो में भी लगेगा, बार बार करेंगे अपने। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। x एक यूनिट बढ़ेगा, कोरिलेशन 1 का मतलब ये नहीं है कि y भी एक यूनिट बढ़ेगा। x एक यूनिट बढ़ेगा तो क्या y बाई सेम अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा एवरी टाइम? दैट इज कोरिलेशन 1। y विल इंक्रीज इन अ नैरो रेंज, ऊपर नीचे, दैट इज कोरिलेशन हाईली पॉजिटिव और हाईली नेगेटिव। फॉलोइंग? एंड कोरिलेशन जितना कम होगा उतना ये इक्वेशन खराब होगा। दो एसिड के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं, उसके लिए कोरिलेशन या कोवेरियंस लगेगा। कोवेरियंस पॉजिटिव होगा तो बताएगा कि एक एसिड बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा। और कोवेरियंस या कोरिलेशन नेगेटिव होगा तो बताएगा कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा। बट एक बढ़ेगा तो दूसरा कितना बढ़ता है उसके अकॉर्डिंगली इज इट, ग्राफ कैसा बनेगा वो कोरिलेशन बता पाएगा, कोवेरियंस नहीं बता पाएगा। If I tell you covariance is 4 लाख, it could be this one, and covariance of 500 could be this one. डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। Covariance gives you the direction, but not the strength of the relationship. Correlation gives you the direction and the strength of relationship, because correlation is always going to be ranging between -1 and 1. Zero correlation, पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन ऊपर, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन नीचे। कितना वो लाइन के ऊपर बैठ रहा है, हायर द कोरिलेशन। परफेक्ट लाइन पर बैठेगा, कोरिलेशन 1। टेक्निकली कोरिलेशन स्क्वायर करोगे ना, कोरिलेशन स्क्वायर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ऐसे बता रहा हूं, आएगा लेवल 2 में। मतलब क्या, अगर वहां कोरिलेशन 1 है, इसका मतलब 1 स्क्वायर इज व्हाट, 100%। दैट मीन 100% चेंज इन y इज एक्सप्लेन बाय 8। अगर कोरिलेशन 0.8 है ना, इसका मतलब 0.8 स्क्वायर कितना हुआ, 0.64। 64% चेंजेस इन y आर एक्सप्लेन बाय x। मतलब SBI, अगर SBI और इंटरेस्ट रेट का कोरिलेशन 0.8 आया, इसका मतलब 64% चेंज इन SBI इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट, और बाकी जो SBI का 36% चेंज है वो कोई और रीजन से हुआ है। बाकी जो 36% चेंजेस इन SBI का प्राइस आया है, दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। 64% changes has happened because of changes in x. Correlation square. Correlation not only gives you the direction but also the magnitude of strength of relation. Covariance खाली direction बताता है लेकिन level of उनका relation नहीं बताता है covariance. बोलो following? That is covariance and correlation. Correlation में क्या है, तुम covariance का expected डालेगा तो यहाँ पे expected SD डालेगा, फॉर्मूला आ जाएगा, अलग से बनाने का जरूरत नहीं है। कोरिलेशन इज स्टैंडर्डाइजिंग कोवेरियंस। देखो यूनिट फ्री बन रहा है, यूनिट स्क्वायर डिवाइड बाय यूनिट यूनिट, इट इज स्टैंडर्डाइजिंग। एक और चीज, यू कैन टेक दिस डाउन एक्चुअली। ये बुक में भी है, मार्क कर सकते हो बुक में डायग्राम्स। आगे पीछे कहीं होगा, नहीं दिया है, दूसरा कोई चैप्टर में दिया होगा। 172 में मार्क कर लो। इसका बात कर रहा हूं। एंड फॉर्मुलाज के लिए बोल रहा हूं, प्लीज लूज शीट्स अपना बुक में रखना एंड स्टार्ट राइटिंग ऑल द फॉर्मुलाज। एग्जाम के टाइम में बहुत काम आएगा। स्क्यूनेस, कर्टोसिस, कुछ भी है फॉर्मुला, उसको अपने हिसाब से लिखो। क्या होगा ना, तुम्हारा हैंड राइटिंग के हिसाब से तुम इजी होगा टू अंडरस्टैंड। ऐसे तो बुक के पीछे भी फॉर्मुला का लिस्ट दिया हुआ है, आई विल ऑल्सो गिव यू, बट उसमें फिर क्या होगा ना, तुम अपना ऐड कर सकते हो, मतलब कुछ कुछ लिखना हो एक्स्ट्रा
यू कैन राइट इट। तो पढ़ते समय अलग से फॉर्मूला शीट नहीं बनेगा, पढ़ते पढ़ते जब फॉर्मूला दिखाओ शीट में ऐड कर दिया, तो लूज शीट बुक में डाल के रख लो एंड मेक योर ओन फॉर्मूला शीट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो कभी भी दो एसेट मतलब दो अलग अलग चीजों के बीच का रिलेशन समझना होगा तो कोवेरियंस कोरिलेशन लगेगा। एक ही डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कट मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे तो वो चारों पांचों चीज देखेंगे। जब दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का रिलेशन समझना है तो कोवेरियंस कोरिलेशन करना पड़ेगा और उनका इक्वेशन निकालना है तो वो रिग्रेशन करके इक्वेशन आता है। रिग्रेशन तुम लोग का डिटेल्स में ये लेवल 2 में आएगा, ठीक है। दैट इज योर कोवेरियंस एंड कोरिलेशन पार्ट। कोवेरियंस में एक प्रोबेबिलिटी को वेट्स लोगे तो एक्सपेक्टेड कोवेरियंस आएगा। दैट सिंपल, फॉर्मूला दे दिया तुम लोग को। अभी इसका एप्लीकेशन देखो, हाउ डू वी अप्लाई दिस, ये यूज कहां आएगा। सोचो, लॉजिकली थिंक। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो में मेरे पास दो एसेट है। पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? दोनों एसेट का वेटेड एवरेज रिटर्न WARA WBRB, वो तुम्हारा रिटर्न आ गया। स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या करोगे? WA सिग्मा A प्लस WB सिग्मा B। मैंने रिटर्न में तो WARA WBRB कर दिया है। RP is WARA plus WBRB, that is fine. I am asking कि अगर तुमको सिग्मा P करना है, कैन यू डू WA सिग्मा A प्लस WB सिग्मा B? लेट्स सी व्हाई वी कांट। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते समझो। एक बात बताओ, दो एसेट है, अगर एक एसेट बढ़ता है और एक एसेट गिरता है तो उनका ऑन एन एवरेज डोंट यू सी वॉलेटिलिटी लो हो जाएगा उनका, क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। एक एसेट बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक गिरेगा तब दूसरा गिरेगा, तो इन टोटलिटी डोंट यू सी दैट रिटर्न्स आर गोइंग टू बी वेरी हाई लो टाइप्स। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो पोर्टफोलियो का रिटर्न्स तो काफी नैरो रेंज में आ जाएगा, क्योंकि हाई लो दोनों को बैलेंस कर लेगा। मतलब अगर नेगेटिव, अगर कोरिलेशन पॉजिटिव है कि A ऐसे मूव करता है, B भी उसी के साथ मूव करता है, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो भी तो ऐसे ही मूव करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा A ऐसे मूव करता है और B इस तरीके से मूव करता है, तो इन दोनों का रिटर्न्स लोगे तो डोंट यू सी पोर्टफोलियो इज मूविंग लाइक दिस। मतलब इसमें पोर्टफोलियो का SD इज गोइंग टू बी लो और इसमें पोर्टफोलियो का SD इज गोइंग टू बी हाई। इसमें SD विल बी हाई, इसमें SD विल बी लो ना पोर्टफोलियो का, बिकॉज देखो तुम्हारा रिटर्न इतना नैरो रेंज में मूव कर रहा है और यहां तुम्हारा रिटर्न पोर्टफोलियो का ऊपर नीचे धूमधाम हो रहा है। ऑब्वियसली सिग्मा P इज हाई एंड सिग्मा P इज लो ओवर हियर। सिग्मा P इज हाई, सिग्मा P इज लो। इसका मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट जस्ट A का स्टैंडर्ड डिविएशन और B का जोड़ दिया, तुमको A और B का रिलेशन भी चेक करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ये तो तुम लोग खुद बता रहे हो कि अगर पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता है, तो तुम्हारा सिग्मा P हाई होना चाहिए। अगर दोनों उल्टा डायरेक्शन में मूव करता है तो तुम्हारा सिग्मा P लो होना चाहिए। ये तो तुम लोग भी अग्री कर रहा है। इसका मतलब मेरा इक्वेशन में कोरिलेशन होना जरूरी है सिग्मा P का। तुम एसेट का रिटर्न्स को तो वेटेड एवरेज कर सकता है, लेकिन एसेट का स्टैंडर्ड डिविएशन को वेटेड एवरेज नहीं कर सकता। तुमको कोरिलेशन का इंपैक्ट को लेना पड़ेगा पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने में, क्योंकि अगर दोनों को एसेट्स नेगेटिवली कोरिलेटेड होगा या लो कोरिलेशन होगा तो देयर विल बी बेनिफिट, योर रिस्क विल रिड्यूस। बोलो समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? कम रिस्क क्यों होगा? क्योंकि तुम दोनों का रिटर्न अगर पोर्टफोलियो अपने सिग्मा P निकाल रहे, मतलब RP का स्टैंडर्ड डिविएशन, तुम्हारा अगर एक का रिटर्न इधर है एक का इधर है तो ऑन एन एवरेज इधर हुआ, ये दोनों इधर है तो इधर, इन दोनों का एवरेज इधर, इन दोनों का एवरेज इधर, दोनों इधर है तो इधर, मतलब योर RP इज इन अ वेरी नैरो रेंज। तुम RA RB को कंबाइन कर लिया तो RA RB का नैरो रेंज मतलब क्या? इट्स वेरी मच क्लोज टू मीन, मतलब क्या? SD लो। RP का सिग्मा दैट इज RA RB का कॉम्बिनेशन का सिग्मा। अगर RA RB का कॉम्बिनेशन दोनों एक डायरेक्शन में है तो उसका कॉम्बिनेशन भी तो ऊपर नीचे ऐसे जाएगा, लेकिन अगर दोनों उल्टा है तो उसका टोटल रिटर्न तो एवरेज आउट हो जाएगा, एक बहुत ही नैरो रेंज में वर्क करेगा। तो RP का सिग्मा बहुत लो हो गया ना। बोलो फॉलोइंग। मतलब तुम्हारा सिग्मा P का फॉर्मूला देखो,
कैन आई नॉट सब्सटीट्यूट कोवेरियंस A, B विथ कोरिलेशन? So covariance is R into sigma. Covariance is R into sigma and correlation into correlation क्या होता है? Covariance AB by sigma is sigma B. तो covariance AB can I not substitute with RAB into sigma B? बोलो करेक्ट. खाली कोवेरियंस सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं किया. कर सकते हैं ना? राइट. नाउ दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ ये रिस्क वाला पार्ट. अभी देखो तुम्हारा कोरिलेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1. R इज इक्वल टू 1. तब ये इक्वेशन का वैल्यू देखना क्या होगा? R इज इक्वल टू -1 करोगे तब देखना इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा. जब R इक्वल टू 1 लोगे WA सिग्मा होल स्क्वायर प्लस WB सिग्मा बी होल स्क्वायर प्लस 2 WA सिग्मा ए WB सिग्मा बी A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. राइट. मतलब R इक्वल टू 1 है तो सिग्मा P क्या है? इसका स्क्वायर रूट ले लिया सिग्मा स्क्वायर P और इसका होल स्क्वायर ना A प्लस बी होल स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर P वॉज A प्लस बी होल स्क्वायर. या फिर इसको राइट. सिग्मा पी WA WB प्लस सिग्मा WA सिग्मा प्लस WB सिग्मा बी और R -1 हुआ तो सिग्मा P इज इक्वल टू A माइनस बी होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. ये -1 होगा तो क्या होगा? WA सिग्मा होल स्क्वायर प्लस WB सिग्मा बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू WA सिग्मा WB सिग्मा बी A माइनस बी होल स्क्वायर. WA सिग्मा A माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? A माइनस बी नहीं होता है. आइदर A माइनस बी और B माइनस A. दैट इज WA सिग्मा A एंड WB सिग्मा B का डिफरेंस इन एनी मैनर. वो डिफरेंस का साइन ये होता है. इट कुड बी WA सिग्मा माइनस WB सिग्मा B और WB सिग्मा B माइनस WA सिग्मा है तो वो डिफरेंस का साइन ले लिए. डिफरेंस ऑफ दीज टू. इट कुड बी एनीवेज. दैट इज योर सिग्मा P. बोलो करेक्ट. मतलब समझो एसेट को अगर कंबाइन कर दिए, अगर एसेट परफेक्टली कोरिलेटेड है तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन इज वेटेड एवरेज. पोर्टफोलियो लोग क्यों बोलते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ केयर, थोड़ा सा आयरन एंड स्टील, सब तरीके का स्टॉक रखना चाहिए, एक जगह पैसा मत लगाओ. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. अलग अलग टाइप का कंपनी, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करो. थोड़ा रियल एस्टेट, थोड़ा कमोडिटी, थोड़ा इक्विटी में लगाओ. इक्विटी में लगा रहे तो थोड़ा फार्मा, थोड़ा बैंकिंग, थोड़ा FMCG ऐसे करो. वाई? बिकॉज अलग अलग इंडस्ट्री का कोरिलेशन इज लो. कोरिलेशन लो होगा तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो विल फॉल. कोरिलेशन गिरेगा तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन या रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो विल फॉल. इसीलिए लोग बोलते हैं कि अलग अलग टाइप का सिक्योरिटी में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए. योर कोरिलेशन ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ योर पोर्टफोलियो फॉल्स. अगर कोई कोरिलेशन, मतलब अगर कोरिलेशन सब में पॉजिटिव है तब तुम्हारा कोई फायदा नहीं हुआ डाइवर्सिफाई करके. योर रिस्क इज इक्वल टू वेटेड एवरेज ऑफ रिस्क. द मोमेंट कोरिलेशन मैक्सिमम 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, मतलब कोई फायदा नहीं है एसेट कंबाइन करके, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो का कोई स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आएगा? सिंपल वेटेड एवरेज ऑफ एसटी. बट अगर बेनिफिट्स, मतलब अगर कोरिलेशन गिरना चालू हुआ सो योर पोर्टफोलियो एसडी विल फॉल. इट विल बी लेस देन द वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन. -1 is the least that can happen. -1 is the least standard deviation that you can achieve, lowest. बोलो समझ में आया? तो जितना कोरिलेशन कम होगा उतना डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट हाई होगा. कोरिलेशन लो मतलब क्या? यू आर हैविंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, रिस्क गोज डाउन. यू आर डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स, अक्रॉस डिफरेंट सिक्योरिटीज. इफ यू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, रिस्क गोज डाउन. कोरिलेशन लो, डाइवर्सिफिकेशन हाई. डाइवर्सिफिकेशन हाई होगा, कोरिलेशन लो होगा. अलग अलग चीज होगा तो कोरिलेशन लो होगा ना. जितना वैरायटी होगा उतना उनके बीच में रिलेशन कमजोर होगा. दैट इज कोरिलेशन इज लो व्हेन योर वैरायटी इज मोर, व्हेन यू आर डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस डिफरेंट स्टफ. योर कोरिलेशन इज लो एंड योर पोर्टफोलियो एसडी इज लो. बोलो गॉट इट? ये अगर एसेट में 2 एसेट पोर्टफोलियो के लिए इक्वेशन दिया है. एसेट कुड बी ABC ऑल्सो
एसेट कुड भी उससे ज्यादा ऑल्सो, उसका इक्वेशन से वहां है। ठीक है, वील स्टार्ट फ्रॉम देयर नेक्स्ट डे, वहां से वील स्टार्ट नेक्स्ट डे। ये वाला तक एकदम थारली करके आना। ये वाला चीज ना, ये इक्वल नहीं है ना। अगर r इक्वल टू 1 देन दिस द फॉर्मूला, इफ r इज इक्वल टू -1 देन दिस द फॉर्मूला। r तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, ये तो स्पेसिफिक दो केस दिए हम कि अगर r इज इक्वल टू 1 देन दिस द इक्वेशन, इफ r इज -1 देन दिस द इक्वेशन। दिस इज फॉर अ स्पेसिफिक केस, नॉट जनरल। नहीं तो इसके बाद 3 एसिड का पोर्टफोलियो का डेफिनेशन लिख लो, करा देना थोड़ा और। कॉपी करो फिर बता रहा हूं। ये वाला गलत है, मत लिखना, इनकम्प्लीट है मतलब। अरे दिस वाला, ये वाला बता रहा हूं। ये वाला में अगर 3 एसेट पोर्टफोलियो होगा, WA स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर WB स्क्वायर सिग्मा B स्क्वायर 2 WA WB कॉब AB हो गया। 3 एसेट है, WC स्क्वायर सिग्मा C स्क्वायर प्लस ABC में क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, BC n एसेट पोर्टफोलियो, मतलब अगर 10 एसेट दे दूंगा, एसेट वेट 1 स्क्वायर वेट 1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर वेट 2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर वेट 3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर वेट 4 स्क्वायर सिग्मा 4 स्क्वायर, सारा वेट स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। और 10 एसेट में क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 वैसे करके, राइट। और 1 2 और 2 1 तो सेम ही हो जाएगा, तुम कोवेरियंस 1,2 करो या कोवेरियंस 2,1 करो, बात एक ही है। इसीलिए इफ यू फाइंड आउट अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला, फॉर्मूला देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। समझो, सपोज तुम्हारा 2 एसेट पोर्टफोलियो है, वेट तो मतलब 2 एसेट मतलब 1, या तो I विल बी 1 और 2 एंड J विल बी 1 और 2, 1 लोगे फिर इसको 1 फिर इसको 2 लोगे फिर इसको 2 लोगे फिर इसको 1 इसको 2 लोगे। काउंटर्स ऐसे ही वर्क करता है ना, सिग्मा 1 to n मतलब क्या, 1 से लेकर n तक सारा नंबर्स का सिग्मा, और यहाँ पे 2 काउंटर दिया है और n 2 बता दिया है, तो 1 2 और ये अंदर का 1 2, क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 1 1 1 2 2 1 2 2, ये 1 है तो 1 1 1 2 2 1 2 2। फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा देखेंगे। वेट 1 स्क्वायर वेट 1 इंटू वेट 1 इज वेट 1 स्क्वायर, कोवेरियंस ऑफ 1,1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, कोवेरियंस x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बाई n। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं।
कोवेरियंस ऑफ एनीथिंग विथ इट सेल्फ इज इक्वल टू वेरियंस ओनली। नाम देखो, कोवेरियंस, किसी और चीज के साथ वेरियंस, अपने आप के साथ वेरियंस इज वेरियंस। कोवेरियंस, कोवेरियंस x, x इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर x। कोवेरियंस ऑफ एनीथिंग विद इटसेल्फ इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ x। यहां पे 1 1 1 2 2 1 2 2 करोगे तो क्या होगा? वेट 1 स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर। जब ये 2 2 होगा तो वेट 2 इंटू वेट 2 इज वेट 2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर, और वेट 1 इंटू 2 इंटू कोवेरियंस 1,2 प्लस वेट 2 इंटू वेट 1 इंटू कोवेरियंस ऑफ 2,1 इज द सेम थिंग, दैट इज 2 कोवेरियंस, दैट इज 2 W1 W2 कोवेरियंस 1,2। एसेट 3 होगा तो खुद सोचो क्या क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, ऐसे ही आएगा ना। इसको 1 लिए, फिर ये 1 2 3, इसको 2 लिए, फिर इसको 1 2 3, फिर इसको 3 लिए, फिर इसको 1 2 3, क्योंकि I भी 1 से 3 तक, J भी 1 से 3 तक। वेट 1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, वेट 2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, वेट 3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर, करेक्ट? वेट इंटू कोवेरियंस ऑफ द सेम थिंग। वेट 1 कोवेरियंस 1,1 इज वेट 1 स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर। ये करेक्ट है। 1 2 और 2 1 को कंबाइन करो, वेट 1 इंटू वेट 2 इंटू कॉब 1 2 प्लस वेट 2 इंटू वेट 1 इंटू कॉब 2 1 इज द सेम एज वेट 1 इंटू वेट 2 इंटू कॉब 1 2। दो बार 1 3 3 1, दो बार 1 3 1 3 या 3 1, वेट 1 इंटू वेट 3 करो या वेट 3 इंटू वेट 1 करो, बात तो एक ही होगा। और ये क्या है? 2 3 3 2। वर्क कर रहा है फॉर्मूला? जनरलाइज हो गया? तो अगर तुम्हारे पास n एसेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, वेट स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, और कोवेरियंसेस कितना होगा? NC2 कोवेरियंसेस। 10 में कितना यूनिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 1 2 1 3 1 4, मतलब 10 एसेट्स है, कितना यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एसेट्स पॉसिबल है आपस में? 10C2 कॉम्बिनेशन, सो 10C2 कोवेरियंसेस विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, थोड़ा हैवी हो गया है, यहां तक रखते हैं, यहां से वापस नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, यहां तक लेकिन पढ़ के आना, ठीक है?